Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are taking up the important topics of 9th April, starting with the first Coaching Shipyard signs ship repair agreement with the US Navy. Last week we have discussed about the MRO, maintenance, repair and operation, which was signed with the help of Israel for the Air Force और एयर फोर्स के लिए बाद में, लेकिन पहले एयर टू एयर मिसाइल के लिए था इंडिया में। वैसे ही हर एक कंट्री के साथ भी साइन होना स्टार्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि इंडिया इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन। पूरे सिक्योरिटी ऑफ द रीजन इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक के लिए आपको बेस चाहिए हर एक कंट्री को, जहाँ से वो ऑपरेट कर सके अपने एसेट, डिफेंस एसेट। दैट इज वाई यूके एंड यूएस इज नेगोशिएटिंग विद इंडिया। तो अभी 3 शिपयार्ड इंडिया ने यूएस के साथ नेगोशिएट किया और फिर ट्रीटी एक साइन किए एक तरह से उसके अंदर में। फॉर एग्जांपल कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, पहले लार्सन एंड ट्यूब्रो और मोजांगो डॉकयार्ड शिपयार्ड लिमिटेड। फर्दर अगर यूके का बात किया जाए तो यूके इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट इन प्रैक्टिस। दोनों के कारण क्या होगा कि बोथ द कंट्रीज विल be able to move their defense asset from the Mediterranean Ocean और बाकी जगह to Indian Ocean, और वहाँ पे क्रू, रिफिलिंग ऑफ शिप्स, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स होगा, स्क्रूज होगा, मेंटेनेंस के लिए, रेट्रोफिटिंग के लिए ज़रूरत होगा, सब इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री और इंडियन जो डॉकयार्ड है वहाँ पर ही सब कर सकते हैं। तो इट विल इंक्रीज द रिलेशनशिप बिटवीन द बोथ कंट्रीज, और it will give more teeth to India in the Indian Ocean for being a net security provider. तो मेरे का MSRA नॉन फाइनेंशियल है। दिस इज फैसिलिटेट द रिपेयर ऑफ द यूएस नेवल्स वेसल अंडर द मिलिट्री सी लिफ्ट कमांड इन CSL मतलब कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। दोनों को फायदा होगा, दोनों का एक्सपर्टीज शेयर होगा, और यूएस के लिए सस्ते होंगे क्योंकि अपने लेके आना पड़ता वहाँ दूर से। अब यह है कि इंडिया के साथ ही आप मिल के कर सकते हैं। अब यूके यूएस के साथ साथ यूके भी आएंगे, यूके के साथ बाकी कंट्रीज भी आएंगे। तो ओवरऑल जो चाइनीज शिपिंग मॉनिटरिंग होगा इन द रीजन और अच्छे तरीके से हो सकता है, कोऑर्डिनेशन हो सकता है, इंडिया मेजर नॉन नेटो अलाई बन सकता है। तो अंडरस्टैंडिंग द साइंस बिहाइंड द फंक्शनिंग ऑफ मॉस्किटो बैट, मच्छर मारने वाले बैट की बात हो रहा है यहाँ पर, कैसे वो काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बीच में जो नेट होता है, तो एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव होता है। उस वो नेट के जो पहला 2 लेयर होता है उसके अंदर में, पहला लेयर से पॉजिटिव में कनेक्ट होता है, सेकंड लेयर से नेगेटिव। जब मस्कीटो बीच में फंसते हैं तब इट क्रिएट्स ए सर्किट, नेगेटिव पॉजिटिव और डिस्चार्ज। क्योंकि डिस्चार्ज होता है क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटर होता है, इतना हाई डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है कि इट क्रिएट्स अ स्पार्क। स्पार्क क्यों होता है? क्योंकि डिस्चार्ज होता है तो मॉस्किटो के चारों तरफ जो एयर मॉलिक्यूल, एयर एटम है, जब करंट पास करते हैं तो उनके जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाते हैं, इसी कारण चार्ज डिस्चार्ज होता है। तो एक यही वाला एग्जांपल है। कलर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रॉन्ग वोल्टेज आयोनाइज एंड पुल द इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द एटम, दैट इज व्हाई इट क्रिएट्स अ ब्लू कलर। जब मच्छर मारेगा तो ब्लू कलर दिखता है, यही कारण। और मोस्टली जो एयर एटम है वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन होता है, इसलिए व्हाइट या नियर व्हाइट या ब्लूइश कलर होता है। अगर नियॉन होता है तो रेड दिखता है। तो यही है। नेक्स्ट, राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज है फंडामेंटल राइट सेज सुप्रीम कोर्ट। वी हैव डिस्कस yesterday, तो it was just comment on this कि राइट तो पहले एजुकेशन में बन चुका है, उसके बाद इट हैज़ इंक्रीज टू इन्वायरमेंट ऑल्सो। लेकिन क्या ऐसा सरकार अभी काम कर रही है इन्वायरमेंट के हिसाब से? क्या करना चाहिए था? MC में था 1987 ऑलरेडी, क्लीन इन्वायरमेंट, राइट टू हेल्थ, राइट टू हेल्दी लाइफस्टाइल, सब पे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन आ चुका है। लेकिन जैसा फंक्शनिंग होना चाहिए था वैसा हो रहा है? तो ऐसा नहीं हो रहा है। अभी भी देखा जाता है कि दिल्ली जल बोर्ड, नीचे में आएंगे, वहाँ पर कितना करप्शन है। द 28,000 कॉर्पस वॉज अलॉटेड फॉर देयर यूसेज
for creating a aquifer, for creating a सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, फॉर क्रिएटिंग अ क्लीन वाटर ड्राइव, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फंडिंग कहीं ना कहीं कुछ ही और डायरेक्शन में गया। तो जब तक ऑडिटिंग नहीं होगा, क्लाइमेट ऑडिटिंग नहीं होगा, जब तक आप इंसेंटिव नहीं देंगे प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेट कंपनी से इंटीग्रेशन नहीं होगा अंडर द ग्रीन क्रेडिट और कार्बन क्रेडिट जो वेल वी हैव डिस्कस, तब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। ये सिर्फ डायरेक्शन हो सकता है, ये फिर जुडिशियल डायरेक्शन हो सकता है। एग्जीक्यूटिव को परफॉर्म करने के लिए इंसेंटिव, डेटरेंस, अवेयरनेस, एटीट्यूडनल चेंज सब चाहिए। तो एक इंसेंटिव का बात यहाँ पर हो रहा है रिगार्डिंग द सोलर सूर्योदय स्कीम। इंसेंटिव है कि आप 1 करोड़ हाउस होल्ड के ऊपर में रूफ टॉप सोलर पावर लगेगा, तब द फार्मर्स के लिए कुसुम हो गया, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सोलर हो गया, सूर्योदय हो गया, तो दे कैन सेल द इलेक्ट्रिसिटी टू द ग्रिड, उसे इंसेंटिव मिलेगा। तो ऐसे जो रूल्स है रेगुलेशन को इन्फोर्स कर सकते हैं। एक और इसमें की हाईलाइट था कि राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड चेंजेस और एडवर्स इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट राइट भी आपके पास है। तो रिफ्यूजीज, क्लाइमेट रिफ्यूजीज कॉन्सेप्ट जो आता है अंडर द कन्वेंशन ऑफ रिफ्यूजीज 1951, जिसमें इंडिया ने रेटिफाई अभी तक नहीं किया है, उसमें क्लाइमेट रिफ्यूजी कॉन्सेप्ट भी आता है। वो भी हो सकता है इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट या बाहर से भी। उस पर क्या इंडिया का स्टैंड रहेगा, क्योंकि आप तो इसको फंडामेंटल राइट बना दिए और आप साइन भी नहीं किए कन्वेंशन ऑफ रिफ्यूजीज 1951। तो उसमें इंडिया क्या स्टैंड रहेगा कि अगर कोई मालदीव से बाद में रेफ्यूजीज आएंगे, क्योंकि मालदीव, मॉरिशस, ऑल दीज कंट्री आर पार्ट ऑफ द V20 वर्नेबल 20 कंट्री। लॉन्ग टर्म में आइलैंड जो है इट विल सबमर्ज इनटू द वाटर ड्यू टू सी लेवल राइज, तो रिफ्यूजी जनरेशन होगा, रिफ्यूजी क्राइसिस होगा, तो कहीं ना कहीं इंडिया में आएंगे तो क्या उनको फंडामेंटल राइट मिलेगा, ये क्वेश्चन होता है। स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन द हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट एंड डायबिटीज। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब होता है कि आप जब खाते हो तो अचानक से जो शुगर स्पाइक होता है बॉडी के अंदर में, वो कितने हाई होते हैं। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में लो स्पाइक हो रहा है, हाई मतलब बहुत ज़्यादा। तो हाई कब होगा, जब शुगर ही सब्सटेंस आप ज़्यादा खाओगे या उसी से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल स्वीटनेड ड्रिंक्स, पॉलिश्ड राइस, वाइट ब्रेड, पोटैटो, शुगर। और लो मतलब जहाँ पर स्टार्च कम होंगे, रफेज हो गए, ग्रेन्स, मल्टीग्रेन, लेंटिल्स, फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट, ब्राउन राइस, उसमें लो ग्लाइसिंग। उससे क्या होता है कि ऑलरेडी कोई डायबिटिक पेशेंट है 130 के अराउंड, प्री डायबिटिक होता है, उससे नीचे 130 के ऊपर डायबिटिक बोला जाता है। तो अगर 130 है टू 150 है, नॉर्मल रेंज 70 टू 100 होता है खाली पेट में। तो आप खाए 130 से अचानक स्पाइक किया टू 150 चलेगा, तो वही स्पाइक में कभी क्या होता है ब्लड वेसल रिस्ट्रिक्ट होता है, ब्लॉकेज होता है, तो ब्लड नस फट फट सकता है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है बॉडी के अंदर। इसलिए स्पाइक को कम किया जाता है। कैसे कम किया जाता है, इंसुलिन यूज करके, कि आप खाने से पहले इंसुलिन लेते हो जिसको वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, या फिर आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स यूज करते हो, या फिर आप मील्स को डिवाइड के खाते हो दिन भर में 3-4 मील रादर देन 2 बार मील। तो for the इसमें एक diabetes dependent on the family history, better nutrition, food choices, BMI, और न्यूट्रिशन, लो न्यूट्रिशन फूड, फास्ट फूड इसी कारण होता है। क्या वो एक पॉइंट ये भी है कि मतलब हाई कार्बोहाइड्रेट से हम बोलते हैं कि वी हैव टू कट ऑन आवर कार्ब्स, तो कार्ब्स भी जितना ज्यादा खाते हैं उतना ज्यादा ब्लड शुगर लेवल्स बहुत जल्दी स्पाइक करते हैं। हम्म, हाँ, तभी बोलते हैं कि अब नॉर्मल डाइट में प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए। प्रोटीन वेजिटेरियन के लिए पनीर मिल्क से मिलता है, और फिर चने से मिलेगा, काबुली चना, राजमा एक्सेट्रा। और आपको अगर नॉनवेज है तो उसको फिश, मीट्स, बाकी सबसे मिलेगा। और 25% कार्ब होना चाहिए, बाकी रफेज वेजिटेबल फ्रूट्स होने चाहिए। सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं मिलता है, डाइजेस्ट भी जल्दी होते हैं बॉडी के अंदर। जैफ्रोजिया जहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट है, बस ये इम्पोर्टेंट इन यूक्रेन। और इम्पोर्टेंट एजेंसी IAEA, स्पेशल एजेंसी, इसका काम है कि जो भी सिविल सिविल न्यूक्लियर
इंस्टॉलेशन है वर्ल्ड वाइड, इट इज़ अ वॉच डॉग ऑफ दैट, कि आप कैसे यूज़ कर रहे हो, कितने इनरेज कर रहे हो, हर चीज़ का ऑडिटिंग IAEA करते हैं। टेक्निकल एडवाइस देते हैं, इंटरवीन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, रिपोर्ट भेजते हैं UNG और UNSC को। तो इनोवेशन इन ट्रेडिशनल मेथड्स रेवोल्यूशनाइजिंग द फार्मिंग इन राजस्थान पास शेखावती डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें दो तरह का बात होता है। पहली बात है एग्रो फॉरेस्ट्री और दूसरा है प्रेसिजन फार्मिंग, जैसे लेस ड्रॉप मोर क्रॉप, कि धीरे धीरे ओवर द इयर्स द ग्राउंड वाटर इज रिसीडिंग, वो डिक्रीज हो रहा है। तो कैसे यूज किया जाए, तो सुंदर राम वर्मा, he has been given he was awarded Padma Shri in 2020 for developing dry land agroforestry। एग्रोफॉरेस्ट्री मतलब नाम से ही वी कैन डिराइव, एग्रीकल्चर फील्ड है और साइड में फॉरेस्ट आप रोप कर रहे हो, तो एग्रोफॉरेस्ट्री। तो फॉरेस्ट्री में सब की हो सकता है, कोई भी प्लांट होता है, नीम को हो सकते हैं, मैंगो हो सकते हैं, या फिर डेट हो सकते हैं, पाम पाम हो सकते हैं, कोकोनट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इट रिक्वायर्स लेस वाटर और इट विल कंजर्व मोर वाटर। दूसरा कि द सोइंग एरिया ऑफ द क्रॉप्स है ऑल्सो इंक्रीज 1.5 टाइम्स, और यील्ड भी बढ़ चुका है, क्योंकि लेस वाटर मोर क्रॉप, प्रेसिजन यूज कर रहे हैं ऐप के थ्रू, या फिर हर जगह जो प्लांट है उस पर ही ड्रॉप होगा, पाइप से कनेक्ट कर देंगे, हर प्लांट को कनेक्ट कर देंगे और वहीं पे ड्रॉप दिन भर में होगा। तो जो एक्स्ट्रा जो कैनल इरिगेशन होता है उसमें आप पूरे पानी से फ्लड कर देते हो, वो कम नहीं हो, उसके कारण वाटर विल बी कंजर्व्ड एज वेल एज जो यील्ड है वो बढ़ सकता है। क्योंकि ज़्यादा अगर फ्लड कर दोगे इकोसिस्टम में, ज़्यादा अगर एग्रीकल्चर में अगर फ्लड कर दोगे, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि इट क्रिएट्स अ बैरियर बिटवीन द रूट एंड द एटमोसफेयर। तब क्या होता है, रूट जनरेट्स मोर एंड मोर मीथेन, जो हम लोग देखते हैं राइस फील्ड में, तो उससे यील्ड कम हो जाता है। तो और दूसरा लाइफ स्टॉक का बात करते हैं, जिसमें एक्वाकल्चर भी आ सकता है, और दूसरा गोट कैटल सब आ सकता है। तो उनसे जो एक्सक्रीटा होंगे, इट कैन बी यूज एज अ फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर एंड फीड फॉर द फिश। और फिश के जो एक्सक्रीटा है, इट कैन बी यूज फॉर द फर्टिलाइजर फॉर द प्लांट। ऐसे करके साइकिल कंप्लीट कर सकते हैं। दिस इज इलेक्शन सीजन, और कैसे हर एक पॉलिटिकल पार्टी दे आर रोपिंग इन फोरकास्ट फॉर इलेक्शन कैंपेन इन आंध्र प्रदेश, हर जगह। इससे लोगों तक कनेक्ट होता है, लोगों को इंटरटेनमेंट मिलता है और अवेयरनेस भी बढ़ता है विद रिगार्ड टू इलेक्शन की, वोट जाना ही है देने। एक फेस्टिवल जैसा हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इलेक्शन, रादर देन कि जाना है इलेक्शन दे, वोट देना ही है। तो फर्क है हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में और जो डेवलप कंट्री की डेमोक्रेसी में। दैट इज वाई जो हमारे यहाँ जो पार्टिसिपेशन है वो हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट है, 63% के अराउंड है। लेकिन जो डेवलप कंट्री है वहाँ 50%, 45% ऐसा वोट परसेंटेज रहता है। Parties needs to offer more than welfare scheme in the manifesto we have discussed yesterday, कि मैनिफेस्टो में बोला जाता है कि न्याय मिलेगा 72,000 रुपीज पर ईयर। अभी फिर से बात हुआ, जैसे मतलब 1 लाख रुपया सबको मिलेगा साल भर में, एक लीगल रेंट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उससे क्या होगा, स्किल तो वही है, जॉब क्रिएशन तो उतना ही है, तो 1 लाख मिलेगा भी। तो ऐसा हो सकता है ना कि घर में जो स्ट्रक्चर है, पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर है, जो मेल को मिला वो उड़ा दिया अपने दारू पे, या फिर गैम्बलिंग में उड़ा दिया। तो rather than minimum support price, इंडिया इज स्टिल नॉट इक्विप्ड मच। तो इंडिया को लॉन्ग टर्म वेट करना पड़े चाहिए, अगला 10-15 साल तब दे सकते हैं। अभी लेकिन काइंड के अनुसार दे सकते हैं सब्सिडी, फर्टिलाइजर, फूड, फ्यूल, राइट टू एजुकेशन, उसके थ्रू, रादर देन मिनिमम सपोर्ट प्राइस। दूसरा कि वेलफेयर से ज़्यादा बात होना चाहिए कि वाटर को एक्वाफायर रिचार्ज कैसे करें। अभी क्लाइमेट चेंज के एडवर्स
फंडामेंटल राइट हैज बीन गिवन टू द एडवर्स इम्पैक्ट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। तो मिटिगेट कैसे करें? दिल्ली में पोल्यूशन है, पोल्यूशन मिटिगेशन कैसे किए, उस पर बात होना चाहिए, रादर देन ओनली वेलफेयर स्कीम इन मैनिफेस्टो, मोर देन वेलफेयर स्कीम। इंडियन एविएशन अ केस ऑफ एयर सेफ्टी डिस्काउंट। तो हियर वी कैन टॉक अबाउट कि अभी जो नया रूलिंग आया था बाय डीजीसीए कि नाइट शिफ्ट में आपको एक ही बार नाइट शिफ्ट करना चाहिए, 48 आवर्स गैप होना चाहिए, फिर पायलट को भी गैप मिलना चाहिए बीच में। तो उसे एयर इंडस्ट्री में अंदर प्रॉब्लम हुआ था, बोला था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पायलट चाहिएगा, उतना पायलट है नहीं, ट्रेनिंग पीरियड ज़्यादा होता है, स्पेशलाइजेशन ज़्यादा है, तो कहाँ से हायर करेंगे, उतना इंसेंट उतना प्रॉफिट है ही नहीं। तब एक केस स्टडी है फ्रॉम द जापान, सिंगापुर एंड यूके। वहाँ पर फोकस किया जाता है मोस्टली ऑन द फटीग मैनेजमेंट एंड द रेस्टिंग पीरियड फॉर द क्रू। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं किया जाता। इट इज फोकस्ड मोर ऑन एफिशिएंसी, कितने आप फ्लाइट मतलब जर्नी कर रहे हो, कितने आप ट्रिप मार रहे हो, वो फोकस किया जाता है रादर देन कि फटीगनेस। सेम फ्लाइट के सिर्फ नहीं है ये मेंटालिटी, बसेस में भी है, ये मेंटालिटी ट्रक्स में भी है, ट्रकिंग सिस्टम में भी इंडिया में है, तभी एक्सीडेंट होता है। दैट इज वाई पीपल फेल टू अंडरस्टैंड ए पायलट इज ए ह्यूमन बीइंग नॉट अ मशीन। ही नीड्स टाइम विद हिज फैमिली, और उनको भी 2 days ऑफ इन अ वीक मिलना ही चाहिए कम से कम फैमिली के लिए। तो यूएस में भी एक रिपोर्ट हुआ था, इसमें बोला गया कि गैम्बलिंग डेट, पायलट सुसाइड, क्योंकि पायलट का जो एक्सावेजेंट लाइफ होता है, लाइफस्टाइल होता है, कहीं भी जाते हो उनको होटल मिलता है, 5 स्टार होटल मिलता है, तो ऑब्वियसली उनका जो उस खर्चा भी है उसके अनुसार भी है। तो मोस्टली पायलट सुसाइड गैम्बलिंग डेट के कारण हुआ है, फटिगनेस के कारण भी हुआ है। तो रादर देन कंप्लेनिंग ऑन द पायलट कि पायलट अगर ये कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी में जा रहे हैं जहां पर पे ज़्यादा अच्छा है, रिस्क करने का मौका ज़्यादा है, और इंटरनेशनल कंपनी पर जा रहे हैं, इथियाड या फिर बाकी एयरवेज के ऊपर, तो इंडियन कंपनी कंप्लेन करते हैं कि वहाँ क्यों जा रहे हैं। तो पूछा जा रहा है कि आपके अंदर में चेंज होना चाहिए, आप ऐसे रूल फॉर्मुलेट करें ताकि उनको सेफ एंड सिक्योर स्पेस मिले, फटिगनेस कम हो। नहीं, तो एक रेगुलेशन है जब हम बात कर सकते हैं, जब भी हम बात करें डीजीसीए, एयर सेफ्टी सिविल एविएशन जीएसएफ 3 में, तो एक एफडीटीएल रेगुलेशन बात करते हैं, फ्लाइट टाइम ड्यूटी लिमिटेशन। लिमिट करना चाहिए फ्लाइट टाइम ड्यूटी, बीच में गैप मिलना चाहिए, ज़्यादा नाइट शिफ्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि रात को कम सोने से, हर बार कम सोने से दिक्कत हो जाता है मेंटल स्पेस को भी, बाकी सब इट विल क्रिएट अ सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो और इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम कन्वेंशन की बात करते हैं तो शिकागो कन्वेंशन है, पॉपुलरली इट इज नोन एज शिकागो कन्वेंशन, अदरवाइज इट इज कॉल्ड द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन। सो दिस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी है। तो इट फोकसेस अपॉन एस्टैब्लिशिंग रूल्स ऑफ एयर स्पेस, एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, and also it is detailing about the rights of signatories in relation to air travel also. So it was signed in, matlab, it came into existence in 1944. पर्पस इंटेंट And सीए सफर्स, एक हाँ और बोल। important fact है कि जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, it became a specialized agency of the United Nations Economic and Social Council, तो उसके अंडर है ये इकोसॉक। इकोसॉक के अंदर, ठीक है। अब सीए सफर्स फ्रॉम नारो डेफिनेशन ऑफ परसिक्यूशन एंड आर्बिट्रेटनेस। ये हम डिस्कस की पहले भी रिलीजियस परसिक्यूशन आप डिफाइन करते हैं, तो उसमें सिर्फ बाकी लोग डिफाइन है, इसमें एथिस्ट नहीं है, ना ही एग्नोस्टिक है, और ना ही मुस्लिम है, तो वो एक नैरो डेफिनेशन है। दूसरा कि बाकी कंट्रीज भी इन्वॉल्व नहीं है, श्रीलंका नहीं है उसमें, म्यांमार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 कंट्री है। तीसरा, जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री के अंदर में मुस्लिम भी, मोस्ट ऑफ देम आर डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम, फॉर एग्जाम्पल अहमदियस, वो भी नहीं है इसमें। तो ऑलरेडी इंडिया इज नॉट पार्ट टू द यूएन 19 कन्वेंशन रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज 1967 प्रोटोकॉल। लेकिन इंडिया का लॉन्ग टर्म विजन अगर बनना है ग्लोबल पावर का, तो इंडिया टू शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी
एंड शुड रेटिफाई दिस कन्वेंशन, ताकि बाकी जो रेफ्यूजीज को आप इक्वली स्टेटस पे कर सकते हो, और इट कैन रिकॉग्नाइज ऑल काइंड ऑफ परसिक्यूशन वेदर रिलीजन, रेस और रिलीजन ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन। लेकिन काउंटर क्वेश्चन उठता है कि जो फंडामेंटल राइट है गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज ओनली टू द अंडर 14 और 16, सब सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को मिलता है। 21 ऐसे बाकी सबको भी है, लेकिन सिटीजन को सिर्फ है बाकी। और भैया आई हैड अ क्वेश्चन रिगार्डिंग सीए कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ये इंडिया के बाकी कंट्रीज के साथ रिलेशंस को कैसे अफेक्ट करेगा? बाकी कंट्रीज के हिसाब से अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म करेगा, लॉन्ग टर्म नहीं करेगा कुछ भी, क्योंकि it is not talking about their citizen, it is not talking about their country governance, it is not criticizing the established order या फिर constitutional agreement in the country, it is only supporting the refugees from that country जो ऑलरेडी इंडिया के अंदर में आ चुके हैं। उसका क्या करे, वापस तो भेज नहीं सकते। जो राजस्थान बॉर्डर के में जो लोग बैठे बसे हुए हैं और झोपड़ी में रहते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे को यहाँ मार दो, मैं यहाँ मर जाऊंगा परिवार के साथ, मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो जबरदस्ती तो भेज नहीं सकते ना। तो उसके लिए उनके सीए है, रादर देन कि कोई कंट्री को बोल रहे कि तुम इस्लामिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हो, वी विल क्रिटिसाइज दैट। ऐसा नहीं है बात, इसमें तीनों के लिए बात नहीं है, सिर्फ सपोर्ट मैकेनिज्म में दिया जा रहा है टू द रिफ्यूजीज। बस एक जगह जहां पर हो सकता है बांग्लादेश के साथ हो सकता है, क्योंकि जब सीए के साथ जब एनपीआर आ रहा है और अभी जो सेंसस में वापस से चाइल्ड बर्थ जिसका भी होता है, इट नीड्स रिलीजियस एफिलिएशन ऑफ बोथ फादर एंड मदर, जो हम लोग एक हफ्ते पहले बात किए थे रिगार्डिंग दैट। उसमें क्या होगा कि जो बाहर से लोग बांग्लादेशी से इलीगल इमिग्रेंट है उनको एक प्रॉब्लम होगा, तब कहीं ना कहीं बांग्लादेश जो सरकार है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब इंडिया को होना चाहिए कि वो फिर रेगुलेट कर दे पूरे माइग्रेशन को, एक कार्ड दे कि आप इंडिया में आ सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन वापस भी जाइए। मार्चिंग अहेड विद टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। कौशिक 2 मिनट, यहाँ पर जो प्रेरणा का क्वेश्चन है उसमें मैं 2 चीजें ऐड कर देता हूँ। तो प्रेरणा, किस तरीके से इंडिया की दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशन जो है डिस्टोर्ट होते हैं? पहला, आप देखते हैं कि जितनी भी मुस्लिम डोमिनेंट कंट्री है, चाहे वो टर्की है, चाहे वो इंडोनेशिया है, चाहे वो मॉरिशस है, चाहे वो मालदीव्स, कहीं ना कहीं इस्लामोफेबिया की जो वेव है वो प्रोमिनेंट हो जाती है, एंटी इंडिया वेव चलती है। ऐसा बोला जाता है कि परसिक्यूशन होता है इंडिया के अंदर तो मुस्लिम कम्युनिटी का, जिसमें कि ये भी प्रूवन फैक्ट है कि पाकिस्तान से ज्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम की इंडिया के अंदर रहती है, और माइनॉरिटी का स्टेटस भी है, अलग अलग तरीके से पर्क्स एंड बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो पहली चीज ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो कुछ एनजीओज हैं वो ट्रोलिंग करते हैं कि इस तरीके से ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। फिर आपकी जो अलग अलग कंट्रीज हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो आपस में आती इस्लामिया फोबिया क्रिएट हो जाता है। वो बोलते हैं कि इंडिया जो है वो सनातन बनने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे जो हमारा कोडियल रिलेशन है अलग अलग कंट्रीज के साथ, हम देखिए टर्की का अगर हम एग्जांपल देखें तो टर्की का अपना एक अलायंस बन चुका है पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, जो कि एंटी इंडिया काम कर रहा था, लेकिन इंडिया उसको कैसे डील करता है? बाय सॉफ्ट पावर। आपके वहां अगर अर्थक्वेक आएगा, हम तब भी आपके साथ खड़े हैं। हमने मिशन किया, टर्की में अर्थक्वेक आया, हमने अपना मिशन भेजा। तो इस तरीके से इंडिया की जो गवर्नमेंट है अलग अलग कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को कोडियल बनाने के लिए सतत प्रयास उठाती रहती है, लेकिन हाँ, इसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता है। थैंक यू। और ये जो क्वेश्चन प्रेरणा का वो सिर्फ सीए से बात था, तो सीए में तो प्रभाव पड़ेगा, उसके अलावा भी प्रभाव पड़ता है। तो प्रवेश, तो आपका जो क्वेश्चन ब्रॉड था, इसका क्वेश्चन स्पेसिफिक था सीए से रिलेटेड। तो जनरल अगर सीए नहीं भी होता तब भी ये सब होता ही, जो आप कहना चाह रहे हैं, होता भी है ये चीज। तो absorption by the will be mainly in terms of disruptive technology such as artificial intelligence, autonomous weapon system, drone, sensor, robotic, space technology, hypersonic weapons। तो इसको एब्जॉर्ब कैसे करें और रेगुलेट करें कैसे करें? तो इसमें दो बात होता है कि व्हेन वी आर रेगुलेटिंग सच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन लास्ट में रहता ही है इन द लॉन्च। कभी भी बिना ह्यूमन इंटरवेंशन का लॉन्च नहीं किया जा सकता, ना है कि एयर डिफेंस, ना ही बाकी सब। उसमें वो हो गया एक दूसरा। दूसरा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं तो इट शुड बी इंटीग्रेटेड
इन द सिस्टम, ट्राई सर्विस कमांड में, बाकी एयरफोर्स, नेवी एंड मिलिट्री, आर्मी। लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं एआई को भी रेगुलेट किया जा सकता है। तो जैसे ड्रोन यूज हुआ था आर्मेनिया एंड अजरबैजान में पहली बार इन अ लार्ज स्केल। वो दिखाता है कि टेक्नोलॉजी एडवांसेस will not be the sole determinative in a war and are only a part of what shapes outcome. So it will act as a enabler, it will act as a force multiplier in the war. तो जैसे कि तो न्यू फॉर्म ऑफ वॉर होगा, साइबर वॉर, ग्रे जोन वॉर, और जो एग्जिस्टिंग टैंक्स है, बाकी जो एग्जिस्टिंग मोड ऑफ वेपन्स है, एग्जिस्टिंग मोड ऑफ टेक्नोलॉजी है, वो भी उनको भी चेंज करना जरूरी होता है, उसको भी अडेप्टेशन जरूरत है। फॉर टैंक, टैंक तो एक तरह सिटिंग डक है। अगर यूक्रेन रशिया वॉर में देखा जाए तो ड्रोन इजिली टैकल कर सकते हैं टैंक को। तो टैंक शुड ऑल्सो बिकम एडेप्टेड, वैसे ही बाकी सब फील्ड में भी। तो प्लानिंग क्या करना चाहिए कि हर एक ट्राई सर्विस कमांड के अंदर में जॉइंट कोऑपरेशन पर रिसर्च असेसमेंट होना चाहिए हर एक टेक्नोलॉजी के ऊपर, दुनिया भर में कहीं भी हो रहा है, एंड इट शुड बी इंटीग्रेटेड इनटू द डिफेंस मैकेनिज्म। और जो 1,25,000 करोड़ हर साल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दिया जाता है फॉर द डिफेंस इक्विपमेंट, उसमें आप इनेबल कर सकते हैं टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन के लिए। सिविल मिलिट्री फ्यूजन, डेटा इंटीग्रिटी, आरबीआई इज फ्लैगिंग द फॉरेन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। टेलीग्राम ग्रुप्स था, अलग अलग ग्रुप्स, बाप ऑफ ऑल ट्रेड्स ऐसा नाम, तो वो एक हाईलाइट करते हैं। और साथ ही साथ फॉरेन लोन ऐप, फॉरेन एक्सचेंज ऐप है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन थर्ड पार्टी के थ्रू। गूगल प्ले स्टोर में नहीं है ऐप, लेकिन आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। तो उसमें कभी देखा गया कि देयर आर सम रिपोर्ट्स रिगार्डिंग इलीगल ऐप्स, और उससे आप ऑनलाइन डालते हो पैसा और फिर ब्लॉक हो जाता है, पैसा चले गया। कभी कभी होता है कि यू आर ट्रेडिंग थ्रू बिटकॉइन इन फॉरेन फॉरेक्स। तो इसीलिए मैं रिजर्व बैंक ने कहा कि ऐसा लिस्ट बनाइए सच प्लेटफॉर्म का दैट इज इलीगल, और लोग को बता सकते हैं कि आप ऐसा प्लेटफॉर्म यूज मत करिए, आपको सेविंग इरोड होने का खतरा है, और ये ओवरऑल सिक्योर और सेफ नहीं। तो ये अगर स्टैंड है तो इसको क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव स्टैंड ऑफ द आरबीआई, नच कर रहे हैं लोगों को। एयर इंडिया BIAL साइन पैक्ट टू मेक बेंगलुरु एन एविएशन हब। तो इसमें कैसे बनेगा, तो एमआरओ सिर्फ और सिर्फ डिफेंस में नहीं होता है, वो सिविलियन के अंदर भी होता है। मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटेट किया है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उससे जो सिविलियन एयरक्राफ्ट होंगे वो वहाँ पर रुकेंगे, और रिट्रोफिटिंग होगा, सेफ्टी स्टैंडर्ड अपहोल्ड होगा, उसको जांच करेंगे, असेसमेंट होगा, उसके बाद भेजा जाएगा, जैसे स्किल जॉब इंक्रीज होगा। जल बोर्ड, वी हैव डिस्कस कि दे हैव नॉट यूज्ड फंड एट टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सैंक्शन। फाइनेंस सेक्रेटरी टू सुप्रीम कोर्ट, 28,000 करोड़ दिया गया था, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं उसका, कहाँ यूज हुआ कहाँ नहीं हुआ, एज इंडिकेटेड बाय CAG रिपोर्ट। दिस इज वरीसम। तो इसलिए जब बात करते हैं, बिकॉज स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी, लेकिन इट लैक्स अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी कैसे बढ़ेगा, जब आप लगातार रिपोर्ट दोगे लेजिस्लेटिव असेंबली में कि कहाँ कहाँ यूज हुआ, कैसे यूज हुआ। जल बोर्ड के सामने डैशबोर्ड होना चाहिए, RTA मैकेनिज्म होना चाहिए, आप कर सकते हो, सिटीजन चार्टर होना चाहिए, डैशबोर्ड में लिखिए कि हाँ इस साल 5,000 करोड़ दिया गया, सिर्फ 2,000 करोड़ यूटिलाइज हुआ, कहाँ कहाँ पे हुआ वो सब जियो टैग करना चाहिए। कहीं पर टंकी बना, कहीं पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बैठाया गया, वो सब वहाँ पर होना चाहिए। एग्जैक्ट ऑनलाइन साइट में भी होना चाहिए और डैशबोर्ड में भी होना चाहिए, ताकि लोगों को पता चल सके। सुप्रीम कोर्ट सीक्स रिप्लाई ऑन द PIL ओवर द अनरेगुलेटेड सेक्स असाइनमेंट सर्जरी। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आता है, जो 18 साल से नीचे सेक्स रीअसाइनमेंट, जो बच्चे जिनका एबनॉर्मल, जैसे फॉर ट्रांसजेंडर हो गया बाकी सब, उनका एबनॉर्मल सेक्स असाइन होता है बचपन में ही। हालांकि बोला जाता है सेक्स एंड जेंडर इज अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, सेक्स इज बायोलॉजिकली डिटरमाइंड।
लेकिन हार्मोन लेवल में या फिर सेक्स असाइन किसी और को अलग से हो जाता है, तो जेंडर सेक्स रिसाइनमेंट सर्जरी का प्रावधान किया गया है। किसके अंडर में? ट्रांसजेंडर एक्ट के अंदर में भी, और दूसरे पीएमजेए के अंदर में भी, कि आप जा करके रिसाइन करा सकते हो। पहले क्या था कि आप डीएम ऑफिस के अंदर में एक कमेटी होगा, वो डिसाइड करेंगे। अब है कि आप खुद से बोल सकते हो कि मेरे को करवाना है, तो आपका अप्रूव हो जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा और अप्रूव हो जाएगा। तो इसमें बात हो रहा है कि 18 ईयर्स और बच्चे में ज़्यादा बढ़ गया है ओवरऑल। सेक्स असाइनमेंट सर्जरी ऑन द इंटरसेक्स चिल्ड्रन हैव बिफोर दे हैव बिकम मेजर मतलब कि बड़े 14 ईयर्स 16 ईयर्स 18 ईयर्स ऑफ एज के पहले आप ज़्यादा करोगे तो उससे क्या हार्मोनल इम्बैलेंसेस होता है बॉडी के अंदर में। तो और हो सकता है ना कि वो उनको बाय बर्थ वो विमेन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विमेन है, लेकिन उनका जो फीलिंग है, जिनका जो वो मेल है, तो आप चेंज करा सकते हो अभी। लेकिन अगर 18 ईयर्स से नीचे है तो हो सकता है ना कि पापा मम्मी फोर्स कर लो या परिवार फोर्स करो, उनको मन नहीं, या उनका उतना मेंटल डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है कि वो खुद से डिसीजन ले सके। तो इसमें बात होता है कि खुद से डिसीजन लेना चाहिए, तो 18 साल के ऊपर ही होना चाहिए मोस्टली। इंटरसेक्स बात कर लिए। इट ऑल्सो रिकॉग्नाइज फ्रेमिंग ऑफ सेंट्रल लॉ फॉर रिकॉग्नाइजिंग राइट्स ऑफ सच चिल्ड्रन एंड पर्सन, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि दे फेसेस डिस्क्रिमिनेशन सिंस बर्थ। उनको फेंक दिया जाता है, डस्टबिन में डाल दिया जाता है, उनको दे दिया जाता है किसी और को। तो इट क्रिएट्स सोशल स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन होता है। तभी पीडब्ल्यू जो ट्रांसजेंडर एक्ट है, इट इज टॉकिंग अबाउट इंक्लूजन into the mainstream. It talks about awareness of the people regarding the sensitivity of the transgender people. तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बचपन में ही आप सेक्स रिसेमेंट कर दें। एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट रादर देन चेंज। चेंज करो मतलब क्या हुआ? एक्सेप्ट ही नहीं है जो बॉडी आपको मिला है भगवान की तरफ से। तो एक्सेप्टेंस पहले करो, अगर तब भी नहीं हो रहा तब फिर चेंज कर सकते हो। तो 18 ईयर्स के नीचे नहीं होना चाहिए लोग, मेरे अनुसार भी। Farmers in the Smith Village of Meghalaya have kept their fields ready as they wait for the shower. Organic farming मेघालय ऐसे ही होता है। Words have no power to impress the mind without the exquisite horror of their reality. तो मतलब वर्ड्स कब आपको हार्म करता है? फॉर एग्जाम्पल वोल्टायर क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट इन 18th सेंचुरी। अगर देखा जाए कॉमेडियन व्हेन दे क्रिटिसाइज द रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट, व्हेन एरिस्टोटल वर क्रिटिसाइजिंग, उस समय में जो ग्रीक किंग थे उनको, जब उनको फिर भेज दिया था मरने के लिए, कैपिटल पनिशमेंट मिल गया था। तो ओवरऑल कब कब क्रिटिसाइज, कब वर्ड्स हार्म करता है? जब इट इज बेस्ड ऑन रियलिटी, इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट, इट इज नॉट बेस्ड ऑन ओपिनियन। ओपिनियन में फैक्ट मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अभी किसी से रिलेटेड भी, चाहे वो सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी रहे, चाहे वह परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटी हो, तो किसी किसी में कोई कोई फैक्ट है, कोई कोई ओपिनियन है। तो रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट और आर ऑलवेज फियरफुल ऑफ सच फैक्ट। तो वो फैक्ट को हमें से दबाने की कोशिश करेंगे, और जब फैक्ट को आप सामने लेके आओगे, दैट इट विल इम्प्रेस द माइंड और इट विल क्रिएट इम्पैक्ट ऑन द ऑपरेशन ऑल्सो एंड ऑल्सो नॉर्मल पीपल। तो ये आई थिंक फॉर एग्जाम्पल अभी क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज की बात करें 1980s में, तब तो वैसा लोग को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे हम लोग बात किए कि 2030 तक सी लेवल राइज के कारण अंटार्कटिक रहेगा ही नहीं, दे विल बी मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, कोई कोई सिटीज रहेगा नहीं, मुंबई रहेगा ही नहीं अगले 30-40 साल में। फोटो स्प्रेड किए वर्ल्ड वाइड थ्रू द मीडिया, उससे लोगों को डर लगा, बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन अ रियलिटी। ओजोन होल फॉर्मेशन वॉज बेस्ड ऑन अ रियलिटी, दैट इज वाई इट हैज इम्प्रेस्ड द माइंड। We have discussed the SC ruling or MC Mehta case. इसलिए मैंने बात किया था कि ऑलरेडी रूलिंग पहले भी था MC मेहता का रिगार्डिंग द राइट टू लिव इन द पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट। आज तक पूरा हो पाया तो नहीं हो पाया।
अभी तक भी। क्वालिटी ऑफ ग्रोथ, क्वालिटी ऑफ ग्रोथ बताती है इसमें 5 to 6 एरियाज हो गया, इंक्लूसिव होना चाहिए, फिर सस्टेनेबल ग्रोथ होना चाहिए हर एक फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, एग्रीकल्चर, सब में। ओवर डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए ऑन सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग को भी अपना शेयर लेना चाहिए। इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन, वल्नरेबल सेक्शन सोसाइटी, SC ST, ट्रांसजेंडर इन द स्ट्रक्चर। रोल ऑफ द कॉर्पोरेट एंड प्राइवेट ऑन द PPP मॉडल। फिर लॉन्ग टर्म इंडिया का गोल रहा है विथ रिगार्डिंग द विकसित भारत, क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसमें हेल्थ इंश्योरेंस का बात होता है, क्लीन इन्वायरमेंट का बात हुआ, सब इसके अंदर में आता है। क्वालिटी ऑफ ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट ज़्यादा होना चाहिए, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी होना चाहिए, एनर्जी सिक्योरिटी होनी चाहिए, इजी एक्सेस ऑफ क्रेडिट, बैंक में MPA कम होना चाहिए, फिस्कल कंसोलिडेशन में बात कर रहे हैं, IIT दिल्ली में कैसे वो बच्चे को हेल्प कर रहे हैं दोज हु आर स्ट्रगलिंग इन द एकेडमिक कोर्सेज। सुसाइड भी बढ़ते आ रहा है, तो उसमें बात हो रहा है एक एकेडमिक प्रेशर ग्रुप, प्रोग्रेस ग्रुप, वो हेल्प करते हैं। उसमें सब जगह होता है, उसमें एक सीनियर होते हैं और 2-3 जो अच्छे पढ़ते हैं उनका रोल रहता है, बाकी ग्रुप होता है जिसमें वो बता सकते, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सके, हर एक हफ्ते में एक बार मिलते हैं या महीने में मिलते हैं एक बार, ऐसा होता है। तो एकेडमिक प्रोग्रेस ग्रुप वैकेंट इसका। NBFC को लेंडिंग, को लेंडिंग मतलब कि जब ऑलरेडी बैंक्स लेंड करते हैं तो इसमें बैंक्स NBFC साथ मिलकर लेंड करने से फायदा क्या होगा, इट विल लीड टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क और प्रॉफिट, और फिर दोनों का इकोनॉमिक ऑफ स्केल बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लेंड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म। NBFC एंड बैंक्स, इंक्रीज ऑफ द फोकस ऑन द एसेट, कैपिटल एफिशिएंट बढ़ सकता है बैंक के लिए मोर एंड मोर, क्योंकि बैंक के पास क्या होता है कि दे हैव कस्टमर ज्योग्राफी, NBFC के पास नहीं होता है, तो दोनों को साथ लेके आएंगे तो अलग लेवल पर और अच्छे तरीके से लेंड कर सकते हो इन एवरी सेक्टर, चाहे वो MSME कर रहे, चाहे होम लोन रहे, चाहे वो इंडिविजुअल लोन रहे, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में लोन रहे, सब। क्वेश्चन, lowest temperature to which surface can be evaporatively cooled, wet bulb, exposed to sunlight, dry bulb होता है, एयर कैपेसिटी एडजस्टेड फॉर टेम्परेचर, उस समय में कितना है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसको बोलते हैं, जहाँ पर 100% सैचुरेशन हो जाता है उसके बाद बारिश होता है, तो ड्यू पॉइंट बोलते हैं। इंडेक्स दैट डिनोट्स हार्म कॉज्ड बाय सनलाइट, अल्ट्रावायलेट इंडेक्स। प्रोटीन फाइबर्स इन स्किन दैट ब्रेक डाउन ओवर द टाइम रिजल्टिंग इन रिंकल्स, कोलेजन, इसलिए कोलेजन यूज होता है आजकल स्किन के रूटीन। ब्रेन ऑट्रोपी, टेस्टोस्टेरोन मेल में, एस्ट्रोजन वीमेन में। विटामिन एसोसिएटेड विद द हेल्दी स्किन, विटामिन E, और मिनरल एसोसिएटेड विद ब्रेन हेल्थ, कंट्रीब्यूट्स टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, कैल्शियम। नेक्स्ट लिंक।